बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी डेटा और उसकी डिफरेंट टाइप्स की। उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूँ, फिर हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जो हमारे पास आता है वो किस अंदाज से कलेक्ट किया जाता है या उसके सोर्सेज कौन कौन से। लास्ट क्लास में पहले हम ट्रीटमेंट के एतबार से डेटा की 3 कैटेगरीज की थी। उनको हमने नाम दिया रॉ डेटा का, एरे डेटा का और ग्रुप डेटा का। मैंने कहा था रॉ डेटा वो होगा जो डेटा की सबसे पहली शेप होगी, जिसको किसी अरेंज ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं किया गया होगा, जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। और रॉ डेटा जो है ये सबसे पहली वाली डेटा की शेप होगी। रॉ डेटा में किसी किस्म की कोई रिदम, कोई सिमेट्री नहीं होगी। रॉ डेटा से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना निस्बतन मुश्किल होंगी। और डेटा की सेकंड शेप मैंने कही थी एरे डेटा। एरे डेटा एक ऐसा डेटा होगा जिसमें रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया होगा। उससे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना निस्बतन आसान होगा। और डेटा की तीसरी मैंने आपको कैटेगरी बताई थी ग्रुप डेटा की, जिसमें हम एक बहुत बड़े डेटा को फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि हम बहुत बड़े डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आएँ, सिमिलरिटीज़ को और डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए सिमिलर आइटम्स को एक ग्रुप में डालते हैं और जो सिमिलर नहीं होती हैं उनको दूसरे ग्रुप में ले जाते हैं। उसके लिए हमारे पास जो शेप बनती है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उस पर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके फिर डिटेल से बात करेंगे कि वो हम ग्रुप डेटा की शेप जो होती है उसको बनाते किस अंदाज से। और फिर हमने बात की थी सोर्सेज ऑफ डेटा की। तो एक को हमने कहा प्राइमरी डेटा और दूसरे को नाम दिया हमने सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा वो होता है जो किसी शख्स ने कलेक्ट किया, अपने ताईं अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए या किसी एजेंसी ने कलेक्ट करवाया, और जब वही डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, एक पब्लिश्ड फॉर्म में आ जाता है, एक समराइज्ड फॉर्म में आ जाता है, तो कोई और शख्स या कोई और एजेंसी उस डेटा को उठा के यूज़ करती है, तो उसी शख्स के लिए वो डेटा फिर सेकेंडरी डेटा बन जाता है। सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि यूजुअली सेकेंडरी डेटा ऐसा होता है जिसमें कुछ चीज़ें हमारे पास हिडन रह जाती हैं। मतलब जब हम डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होंगे या कौन कौन से सोर्सेज होंगे जहाँ से हमारे पास वो डेटा आएगा। तो प्राइमरी डेटा के सोर्सेज में सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि एक शख्स खुद मौके पे खड़े होके चीज़ों को देख के लिखता है या चीज़ों को मेजर करके लिखता है। दोनों चीज़ें ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में आएंगी। चीज़ों को मेजर करने से, लिखने से मुराद है कि अगर हम फर्ज कर लें एक क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट और वेट का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, उस क्लास में जाएंगे, एक एक बच्चे की हाइट और वेट मेजर करके हम लिखते जाएंगे। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन
सोशल साइंसेस के सर्वेज में बड़ी शिद्दत से इस्तेमाल होता है, अभी भी होता है। ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। जिस एरिया से हमने डाटा कलेक्ट करना हो, डाटा कलेक्ट करने वाले शख्स को उस एरिया में जाना पड़ता है, वहाँ से लोगों से हर किस्म की जिस तरह की उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उनसे पर्सन टू पर्सन बात करके वो कलेक्ट करनी पड़ती है। अच्छा, उसमें बाज़ ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमारा कंसर्न पब्लिक के साथ होता है, लोगों के साथ हमारा रब्ता होता है, तो बाज़ उसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको वो रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, जिनसे वो अवॉइड करते हैं। मसलन आप किसी बिजनेसमैन से उसकी इनकम के बारे में, उसके टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो मे बी वो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना दे। ऐसी सूरत में फिर हम डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मेथड अडॉप्ट करने की बजाय दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसे हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से मुराद है कि मैं जो इंफॉर्मेशन एक शख्स से लेना चाह रहा था, एक जगह से लेना चाह रहा था, मैं वहाँ गया लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इस तरह से मुझे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो मैंने खुद वहाँ जाने की बजाय, उस शख्स से मिलने की बजाय किसी ऐसे शख्स से इंफॉर्मेशन ले ली जो उसके बारे में सारा कुछ जानता था। वो कोई उसका पड़ोसी हो सकता है, वो कोई उस शख्स का दोस्त हो सकता है, वो कोई उस शख्स का बिजनेस पार्टनर हो सकता है। इवन घर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो उस शख्स की बजाय उनकी फैमिली का कोई और मेंबर भी हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स जिसकी उस फैमिली के साथ इंटरेक्शन हो। तो ये मेथड जो है ये हमें ये कहलाएगा कि ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है। या इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन पे हम उस वक्त जाते हैं जब हमें डाउट होता है कि ये शख्स हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। मसलन अगर किसी फैमिली के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके पास आए कि जी उनकी मंथली इनकम है 50,000 रुपीज़ और उनका बिल ही, बिजली का बिल और गैस का बिल ही 30,000 आ जाता है, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि वो अपने सोर्सेज से ही नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे में फिर हम कोई इनडायरेक्ट सोर्स यूज़ करते हैं उस फैमिली की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि उनकी एक्चुअल में इनकम कितनी है और वो उस पर इनकम टैक्स अगर देते हैं तो कितना देते हैं, एंड सच अदर्स। तो डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन तो हम वही कलेक्ट करना चाह रहे हैं। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन में हम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में हम खुद कांटेक्ट उस शख्स से नहीं करते जिससे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, बल्कि किसी और शख्स से करते हैं जो उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन थ्रू मेल और ईमेल। ये तरीका कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि उसमें हमें रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिलता। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं, एक सवालनामा बनाते हैं। हम जो इन्फॉर्मेशन किसी शख्स से लेना चाह रहे हैं उसको वो सवालनामा हम बाई पोस्ट भेज देते हैं, या उसको हम उसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर देते हैं और उस शख्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन सवालों को आंसर करके तो हमें इसकी हार्ड कॉपी मेल के थ्रू वापस कर दें, या ईमेल पे ही हम ऑप्शन दे देते हैं कि आप इस फॉर्म को फिल करके तो हमें वापस भेज दें। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक रिसर्चर या डेटा कलेक्ट करने वाला शख्स अगर 400 क्वेश्चनर बनाता है और वो लोगों को बाई मेल भेजता है तो उसमें से 100 या 150 या 160 रिस्पांस वापस आते हैं, बाकी रिस्पांस वापस नहीं आते। लिहाजा ये तरीका कोई ज़्यादा फुलफिल नहीं रहता। हमारा जो सैम्पल साइज़ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें फिर हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ज़ाहिर है सैम्पल साइज़ अगर हमारा कवर नहीं होगा
تو اس سے جو ہم ریزلٹ لیں گے اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ نہیں رہے گی. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ جو میل والا میتھڈ تھا یا ای میل والا میتھڈ تھا، جو اس میں ہمارے پاس پرابلمس آئیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ کویشچنیئر بائی میل بھیجنے کی بجائے یا ان کو ای میل کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک شخص کو وہاں پہ بھیجتے ہیں اور اس شخص کو جو وہاں پہ چل کے جاتا ہے اس کو ہم انومریٹر کا نام دیتے ہیں. تو وہی کویشچنیئر جو ہم نے میل کے تھرو ایک شخص کو بھیجنا تھا، وہ کویشچنیئر ہم انومریٹر کو دیتے ہیں اور انومریٹر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں، اس شخص سے فیس ٹو فیس ملیں، اس سے یہ کویشچن پوچھیں اور ان کو جو رسپانس ملتا ہے آپ اس کویشچنیئر کو فل کر کے تو پھر واپس لے کے آئیں. یہ میتھڈ کاسٹلی ضرور ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ ایڈوانٹیج مل گیا کہ اگر ہمارا کہیں پہ تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتے، تو بھی ہم ان سے ان کی لوکل لینگویج میں بات کر لیں گے. ان کی لوکل لینگویج میں بات کرنے کے بعد ہم وہ انفارمیشن جس لینگویج میں ہم نے وہ پرفارما یا وہ کویشچنیئر بنایا ہوا اس لینگویج میں اس کو لکھ کے تو وہ ہم واپس لے آئیں گے. میل اور ای میل والے میتھڈ میں ہمارے پاس ایک ڈرا بیک یہ بھی تھا کہ اگر ہمارا تعلق ان پڑھ لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ ہمارے کویشچنیئر کو فل خود نہیں کر پاتے، اور اس میں ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو انومریٹر جو ہے وہ ان سے ان کی لینگویج میں بات کرے گا. انومریٹر سلیکٹ کرتے ہوئے ہم اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ جس ایریا سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے اس ایریا میں ایسے انومریٹر کو بھیجا جائے وہ ان کی لینگویج میں بات کر سکے، ان کے ساتھ ان کی لوکل لینگویج میں بات کر سکے. جب آپ لوکل لینگویج میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ایزی فیل کرتے ہیں اور آپ کو بہتر انداز کے ساتھ رسپونڈ کرتے ہیں. تو انومریٹر کے تھرو ہمارے پاس وہ کویشچنیئر فل ہو کے آ جاتے ہیں. اس میتھڈ کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ اگر ہم سیمپل سائز 500 رکھنا چاہ رہے تھے تو ہم نے 500 کویشچنیئر ڈور ٹو ڈور جا کے یا لوگوں سے مل کے وہ کمپلیٹ فل کروا لینے ہیں انومریٹر کے تھرو. اس میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اور ہمارے پاس پانچواں سورس ہے لوکل کورسپونڈنٹس کے تھرو. لوکل کورسپونڈنٹس سے مراد کچھ سرکاری یا غیر سرکاری دفتر وہاں پہ بنے ہوتے ہیں ایریاز میں جن کے پاس وہ انفارمیشن جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پھر یونین کونسل لیول پہ برتھس کا اور ڈیتھس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، وہاں سے ہم لوکل کورسپونڈنٹ سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. یا ہم جاننا چاہیں کہ کسی ایک پرٹیکولر ولیج کے اندر کتنی ایگریکلچرل لینڈ ہے اور اس میں سے کتنی انڈر کلٹیویشن ہے، کتنی پہ اس وقت کون سی کراپ سو ہو چکی ہے، تو وہاں پہ لوکل کورسپونڈنٹ ہمارے پاس ہوگا جسے ہم پٹواری کہتے ہیں یا وہاں کا نمبردار ہے. وہاں سے ہمیں یہ ساری کی ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. تو ان لوگوں کو جو وہاں سے یہ انفارمیشن ہمیں دیں گے ان کو ہم لوکل کورسپونڈنٹس کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیکنڈری ڈیٹا کے سورسز. سیکنڈری ڈیٹا کے سورسز کو ہم 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آپ یہ تو جانتے ہیں، ہم پہلے بات کر چکے کہ سیکنڈری ڈیٹا یوزولی پبلشڈ فارم میں ہوتا ہے، آرگنائزڈ فارم میں ہوتا ہے. یہ یوزلی ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس پہ آلریڈی کوئی کسی قسم کا کام ہو چکا ہوتا ہے، کوئی اسٹیٹسٹیکل ورک اس پہ ہو چکا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ سورسز ہیں. ایک ہے سرکاری دفاتر کا سورس جس کو ہم نے آفیشیل کا نام دیا ہے. دوسرے سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں ہمارے پاس جسے ہم نے سیمی آفیشیل کا نام دیا. اور تیسرے ہمارے پاس پیورلی پرائیویٹ ادارے ہیں
उनको हमने प्राइवेट का नाम दिया यहाँ से। हम देखते हैं कि ऑफिशियल में या गवर्नमेंट के इदारों में कहाँ कहाँ से हमें डाटा मिल सकता है। तो सेकेंडरी डाटा हमें सबसे पहले मिलता है जी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट का एक ऐसा इदारा है जिसका पर्पज़ ही डाटा कलेक्ट करना, उस पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाना और फिर किसी किस्म की कोई फोरकास्टिंग करना, कोई बिफोर टाइम हमें चीज़ों के बारे में इंटीमेट करना है। तो उनके पास जो डाटा रिकॉर्डेड होता है वो हम वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं, हर सूबे के अंदर मौजूद है, वहाँ से भी हम डाटा ले सकते हैं। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स फेडरल लेवल पे हुआ और प्रोविंशियल लेवल पे हो गया प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह पॉपुलेशन सेंसस की ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। फिर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। फिर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी एग्रीकल्चर से रेलेवेंट सारी की सारी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वहाँ से हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इन ऑफिस से रब्ता करके वहाँ से हमें डाटा मिल सकता है। ये डाटा जो हमें इन ऑफिस से मिलेगा वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा और ये सारे के सारे ऑफिशियल सोर्सेज कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी ऑफिशियल की। तो सेमी ऑफिशियल में हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान से हमें डाटा मिल सकता है। तो वहाँ से डाटा मिलेगा हमें, वो भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, यकीनन उसको कुछ ना कुछ काम हो चुका होगा, ये सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। फिर हमारे पास कैप्को है, फिर हमारे पास PTCL का डिपार्टमेंट मौजूद है, फिर हमारे पास इरसा है। इस तरह से और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो सेमी ऑफिशियल की कैटेगरी में आते हैं, वहाँ से भी हमें सेकेंडरी डाटा जो है अवेलेबल होता है। और दी लास्ट वन है हमारे पास प्राइवेट। प्राइवेट से मुराद कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, या ट्रेड की और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से हमें ये पब्लिश्ड डाटा मिल जाएगा, या मार्केट कमेटीज़ हैं। इसके अलावा वो सारे के सारे इदारे जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ नहीं है, जैसे मुख्तलिफ NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो टाइम टू टाइम डिफरेंट सर्वेज करवाती रहती हैं, डिफरेंट स्टडीज़ करती रहती हैं। तो उन से हमें जो भी डाटा मिलेगा वो भी सेकेंडरी सोर्स में पाएगा। थैंक यू वेरी मच।